Good afternoon to all the students. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। इससे पहले हमने डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में 3 यूनिट्स कवर कर ली हैं। उन लास्ट 3 यूनिट्स में हमने क्या क्या कवर किया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द मशीन डिज़ाइन, देन वी हैव कवर्ड कॉटर एंड नकल जॉइंट. We have also covered bending equation, torsion equation, design of keys, design of couplings, design of shaft. तो ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो अगर हम मैकेनिकल असेंबलीज में जॉइंट्स को देखें तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है सेपरेबल और नॉन परमानेंट जॉइंट्स और दूसरी कैटेगरी है परमानेंट जॉइंट्स। तो अगर हम सेपरेबल जॉइंट्स की बात करें तो उसकी डिसअसेंबली या फिर रीअसेंबली हो सकती है बिना जो असेंबल पार्ट्स हैं उनको डैमेज किए हुए। यानी अगर हमने असेंबली की होगी, कुछ पार्ट्स को असेंबल किया होगा, तो अगर उसको हमें डिसअसेंबल करना होगा तो हमें पार्ट्स को तोड़ने की या डैमेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से उसको हम डिसअसेंबल कर सकते हैं। जबकि अगर हम परमानेंट जॉइंट की बात करें तो वहां पर अगर हमें डिसमेंटलिंग या डिसअसेंबलिंग करनी है तो हमको उन पार्ट्स को या उन कंपोनेंट्स को डैमेज करना होगा, ब्रेक करना होगा, तभी हम उसे अलग अलग कर पाएंगे। तो नॉन परमानेंट के एग्जांपल है जैसे कि स्क्रू जॉइंट्स हो गए, कीज हो गई, कपलिंग्स हो गई, कॉटर जॉइंट हो गया। तो दीज आर नॉन परमानेंट और सेपरेबल जॉइंट्स। अगर परमानेंट जॉइंट की बात करें तो उसमें आता है वेल्डेड जॉइंट हो गया, ब्रेज जॉइंट हो गया, रिवेटेड जॉइंट हो गया। दीज आर ऑल परमानेंट जॉइंट्स। इंटरफेरेंस फिट भी परमानेंट जॉइंट के अंडर में ही आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट क्या है, मैंने पहले बताया कि ये परमानेंट जॉइंट है, परमानेंट फास्टनिंग है, जो कि कॉमनली यूज्ड होता है बहुत सारे एप्लीकेशन से इसके, जैसे कि बॉयलर का जो शेल बनाया जाता है वो चाहे सर्कमफेरेंशियल हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट हो, तो बॉयलर को का सेल हम रिवेटेड जॉइंट से ही बनाते हैं। बहुत सारे प्रेशर वेसल्स में भी अपन रिवेटेड जॉइंट को यूज करते हैं, शिप्स के हल्स में इसको यूज करते हैं, ट्रसेस में आपने नॉर्मली देखा होगा बहुत सारे ट्रस में रिवेटेड जॉइंट्स लगे हुए होते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे हम रिवेटेड जॉइंट्स को यूज करते हैं। अब बेसिकली रिवेट क्या होता है, तो उसका एक डायग्राम बना हुआ है और उस डायग्राम में उसके दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। वन इज द हेड एंड अदर इज द शैंक। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसको अपन शैंक बोलते हैं, और दूसरा जो ये ऊपर है उसको बोलते हैं हेड। नॉर्मली यही दो पोर्शन है जिससे मिलकर एक रिवेट बनती है। अब जो ये हेड बनाया जाता है वो अपसेटिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। अपसेटिंग प्रोसेस क्या होता है ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब हमने फोर्जिंग पढ़ा था तो वहां हमने अपसेटिंग की बात की थी। अब कई बुक्स में इसके 3 पार्ट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि पहले पार्ट को अपन हेड बोलते हैं, दूसरे को शैंक बोलते हैं या फिर बॉडी, और तीसरे को टेल भी बोलते हैं। उसके अलावा भी एक दूसरा एक और
नजरिया है देखने का कि अगर ये वाला पार्ट क्लोज हो जाए ऐसा, तो इधर एक हेड हो गया, दूसरी साइड भी एक हेड हो गया। जो टेल साइड वाला हेड है उसको अपन पॉइंट बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पॉइंट। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एक रिवेट के तीन पार्ट हो गए, एक हेड, दूसरा सैंक और तीसरा पॉइंट या फिर क्लोजिंग हेड। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि रिवेटिंग क्या होती है। तो अगर हम रिवेट जॉइंट कैसे बनाते हैं, इस प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया रिवेटिंग कहलाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिवेट लेंगे, उसको जो दो प्लेट्स जिसके बीच में हमें रिवेटिंग करनी है उसको अलाइन करेंगे, उसमें एक थ्रू होल करेंगे, उस होल में इस रिवेट को इंसर्ट करेंगे, तो एक साइड ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। दूसरी साइड हम क्या करेंगे, एक डाई रखेंगे जो कि हेड की शेप का होगा और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऊपर से अपन इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो यहां से अगर अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे ये जो टेल है वो रिवेट हेड का शेप ले लेगा, तो हमको इस तरह का फाइनल शेप मिलेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिवेटिंग। रिवेटिंग की दो टेक्निक्स हैं, पहला है हॉट रिवेटिंग और दूसरा है कोल्ड रिवेटिंग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है हॉट रिवेटिंग, उसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि हॉट रिवेटिंग में हम हीटिंग करेंगे। तो बेसिकली जो रिवेट है उसके दो एंड है, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है। तो टेल साइड वाला एंड हीट करते हैं, तब तक हीट करते हैं जब तक कि वो ब्राइट रेड ना हो जाए, और उसके बाद उसको इंसर्ट करके और फिर उसमें हैमरिंग करते हैं तो वो शेप में आ जाएगी। जबकि कोल्ड रिवेटिंग में अपन कोई हीट नहीं देते, कोल्ड रिवेटिंग में कोई हीट नहीं देते। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब हॉट रिवेटिंग अपन करेंगे तो हॉट रिवेटिंग में क्या होगा कि इसको अगर हमने गर्म किया, जो रिवेट है हमारी इसको अगर हमने गर्म किया, तो गर्म करने में क्या होगा कि ये एक्सपैंड कर जाएगा, इसका जो शैंक है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। फिर हमने क्या किया, इसको शेप दे दिया। शेप देने के बाद क्योंकि हमने प्लेट्स को तो गर्म नहीं किया है तो प्लेट्स का साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन अलायंस पढ़ा हो उसको याद करिए, तो जब भी कोई चीज गर्म से ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी उसकी जो ये लेंथ है शैंक की वो कम होगी। कम होगी तो इसमें क्या होगा, जो शैंक होगा उसमें टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा दब तो पाएगा नहीं। तो क्या करेगा, इन दोनों प्लेट्स को कंप्रेस कर देगा आपस में, इन दोनों प्लेट्स को कंप्रेस कर देगा। तो कंप्रेशन के कारण इन प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा और इनका मूवमेंट लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज, एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में। तो जो ज्वाइंट बनेगा वो एयर टाइट ज्वाइंट बनेगा, फ्लूइड टाइट। यानी जहां हमको फ्लूइड टाइट प्रेशर वेसल्स बनाने हैं वहां हम हॉट रिवेटिंग को यूज करेंगे। जबकि कोल्ड रिवेटिंग में हम ये गर्म नहीं करेंगे तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो जो ये होल्डिंग है प्लेट्स की वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी कोल्ड रिवेटिंग में। तो कोल्ड रिवेटिंग में रिवेट केवल, जो रिवेट का शैंक है वो केवल यहां से शियरिंग होगा, यानी वो शियरिंग के लिए ही इस जगह से उसमें केवल शियरिंग होगी, यानी शैंक में केवल शियर फोर्स ही आएगा या शियर स्ट्रेस ही आएगा। जबकि हॉट रिवेटिंग में पूरा शैंक टेंसाइल स्ट्रेस में रहेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि हॉट रिवेटिंग जो है स्टील रिवेट
10 मिलीमीटर से ज्यादा डायमीटर के लिए कैरी आउट कर सकते हैं, जबकि कोल्ड रिवेटिंग जो है 10 मिलीमीटर से कम रिवेट के डायमीटर के लिए। दूसरा, और कोल्ड रिवेटिंग में बाकी नॉन फेरस मेटल के लिए भी हम ज्यादातर कोल्ड रिवेटिंग का ही यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेल्डेड जॉइंट के ऊपर रिवेटेड जॉइंट्स के क्या एडवांटेज हैं। तो पहला एडवांटेज है कि रिवेटेड जॉइंट्स ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू वेल्डेड जॉइंट, जब उनको हम वाइब्रेशन और इम्पैक्ट लोड के लिए सब्जेक्ट करते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि अगर हम वेल्डेड जॉइंट की बात करें तो वो ज्यादातर फेरस मेटल्स के लिए ही डेडिकेटेड होंगे, या फिर सिमिलर टाइप ऑफ मेटल्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि वहां वेल्डेबिलिटी एक प्रॉब्लम होती है। अगर हमको प्लास्टिक की वेल्डिंग करनी हो किसी और मेटल के साथ तो इट इज प्रॉब्लमेटिक, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम फेरस एज वेल एज नॉन फेरस मेटल्स लाइक ब्रास, ब्रोंज एक्सेट्रा सबकी रिवेटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम नॉन मेटल्स की भी रिवेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्योंकि यहाँ वेल्डेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। फिर तीसरा एडवांटेज क्या है कि जो वेल्डेड जॉइंट हैं उसमें थर्मल आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होंगे तो वेल्डिंग में हीटिंग होगी तो जो मेन कंपोनेंट है उसकी भी हीटिंग होगी। उसके कारण क्या होगा, उसमें थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। उसके कारण क्या होगा कि शेप चेंज हो सकता है बॉडी का। जबकि यहाँ पे रिवेटेड जॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम हॉट रिवेटिंग भी करते हैं तो हम केवल रिवेट को ही गर्म करते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनसे हमको मतलब नहीं रहता है। इसलिए जो थर्मल आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो रिवेटेड जॉइंट्स में नहीं होते हैं। फिर उसके बाद अगर डिसमेंटलिंग करेंगे रिवेटेड जॉइंट्स की तो वो वेल्डेड जॉइंट के कंपैरिजन में कम डैमेजिंग होगा। क्यों? रिवेट को हम काट के अलग कर सकते हैं, बाकी का बाकी पार्ट वैसे का वैसे बच सकता है। तो ज्यादातर अगर कंपेयर करें वेल्डेड जॉइंट से तो रिवेटेड जॉइंट की डिसमेंटलिंग आसान है। अब हम बात करते हैं कि रिवेट हेड्स कितने तरह के होते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सारे रिवेट हेड्स हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, इट्स अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। ये हमने आपको असाइनमेंट में भी दिया है। तो जैसे कि स्नैप हेड हो गया, पैन हेड हो गया, कोन हेड हो गया, काउंटर संक हेड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका डायग्राम जो है नेक्स्ट स्लाइड में बने हुए हैं, उनके प्रोपोर्शंस भी बने हुए हैं। जैसे अगर स्नैप हेड की बात करें अपन, तो अगर शैंक का डायमीटर d है तो जो हेड है वो 1.6 d का होना चाहिए, और जो हेड की थिकनेस है वो 0.7 d होनी चाहिए। ऐसे ही अलग अलग हेड्स के लिए अलग अलग डायमेंशंस हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम आगे बात करते हैं इसमें। द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट की डिजाइन में क्या क्या मेन टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला टर्म है जो यूज होता है उसको बोलते हैं हम पिच। तो मान लीजिए कि एक जॉइंट है, उसमें कई सारी रोज हैं, तो हम केवल एक सिंगल रो में अगर दो रिविट्स की बात करें तो उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी उसको बोलेंगे हम पिच, सिंगल रो में। वहीं अगर दो अलग अलग रोज की बात करें तो उसमें जो रिविट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम रो पिच, उसको अपन बोलेंगे रो पिच। जैसे मान लीजिए ये हम रिविट ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। तो इसके एक सेंटर लाइन हो जाएगी, दूसरी रो की भी एक सेंटर लाइन हो जाएगी।
तो अगर यहां से यहां की बात करें तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसको अपन बोलेंगे पिच, पी। और ये दो जो अलग अलग रो हैं इनके बीच की डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम रो पिच। इसको हम बैक पिच भी बोलते हैं और ट्रांसवर्स पिच भी बोलते हैं। तो जो बैक पिच की वैल्यू है वो चेन रिवेटिंग के लिए 0.8 पी है और जिगजैग रिवेटिंग के लिए 0.6 पी है, वेयर पी इज पिच। तीसरा हम बात करते हैं मार्जिन या फिर मार्जिनल पिच की। तो मान लीजिए ये एक प्लेट है, इसका ये एक सिरा है, तो इस सिरे से जो नियरेस्ट रिवेट होगी उसके सेंटर से इस सिरे के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको अपन बोलेंगे मार्जिन। इसको अपन बोलेंगे मार्जिन। इसको अपन m से डिनोट करते हैं। यूजुअली इसकी वैल्यू होती है 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर इज द रिवेट डायमीटर। फिर हम बात करते हैं डायगोनल पिच। डायगोनल पिच की बात आती है जब जिगजैग रिवेटिंग होती है। तो जिगजैग रिवेटिंग में जो मान लीजिए जिगजैग रिवेटिंग ड्रॉ कर लेते हैं, इधर एक रो ये हो गई और फिर दूसरी इसी के साथ नहीं होगी, ऐसा होगा कुछ, इसको अपन जिगजैग रिवेटिंग बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको अपन बोलते हैं डायगोनल पिच। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स जो कि डायगोनली होंगे, तो इसको अपन डायगोनल पिच बोलते हैं। इसको पीडी से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो अपन टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट में दो टाइप की बात करते हैं। पहला है लैप जॉइंट, दूसरा है बट जॉइंट। लैप जॉइंट को अपन फिलेट जॉइंट भी बोलते हैं। लैप जॉइंट क्या होता है? जहां ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट हम रखेंगे और उसका अगर हम जॉइंट बनाते हैं, उससे अगर अपन जॉइंट बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लैप जॉइंट। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में अपन डायग्राम देख लेते हैं कि एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। या हमने क्या किया है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी है और उसके बाद हमने इसकी रिवेटिंग की है। तो इस तरह के जॉइंट को अपन लैप जॉइंट या फिलेट जॉइंट बोलते हैं। तो अगर यहां पे सिर्फ एक ही रो है तो इसको हमने बोला है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अगर यहां दो रो होती तो उसको बोलते हैं हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। तीन रो होती तो उसको बोलते हैं ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो जैसे जैसे रो बढ़ती जाएंगी उसके हिसाब से अ, इसको अलग अलग लैप जॉइंट बोलेंगे हम। तो नेक्स्ट डायग्राम में अपन डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, इसमें हमने दो टाइप रखा है, एक चेन टाइप है, एक जिगजैग टाइप है। देखिए यहां भी एक और ये दूसरी दो रो दिखाई दे रही है आपको, तो ये डबल रिवेटेड हो गया। यहाँ भी दो रो है, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, यहाँ भी डबल रिवेटेड है। बस जो इसका ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है। तो ओरिएंटेशन में इसमें पैरेलल में है सारी की सारी रिवेट्स, इसलिए इसको चेन टाइप बोलते हैं। चेन टाइप डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। और यहाँ आपको जिगजैग दिखाई दे रहा होगा ऐसा, इसलिए इसको जिगजैग टाइप बोलते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे बैक पिच की और पिच की, तो अगर ये मान लीजिए एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, तो यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसको अपन बोलेंगे क्या? पिच। इसको क्या बोलेंगे? पिच, पी। ये दो रो के बीच की जो डिस्टेंस हो गई ये क्या हो जाएगी? बैक पिच। ये क्या हो जाएगी? बैक पिच, पीबी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी पिच। ये हो जाएगी पिच। ऐसे ही दो रो के बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसको अपन बोलेंगे क्या? बैक पिच। इसको क्या बोलेंगे? बैक पिच। लेकिन यहां से यहां की जो डिस्टेंस होती है ये वाली डायगोनली, इसको अपन क्या बोलते हैं? डायगोनल पिच। तो इस डायग्राम में आपको तीनों पिच क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट ये अलग अलग व्यूज हैं, जैसे ये टॉप व्यू हो गया चेन रिवेटेड
लैप जॉइंट का, ये साइड व्यू हो गया। तो टॉप व्यू में हमको दोनों रो अलग अलग दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे क्या केवल 2 रिवेट्स दिखाई दे रही हैं। अब इसके पीछे कितनी लगी हुई हैं ये हमको नहीं पता है, तो इसलिए अलग अलग व्यूज बताए जाते हैं जिससे हमको क्लियर हो सके डायग्राम। ऐसे ही यहाँ पे ये जिगजैग टाइप है, ये दिख रहा है आपको, ये जिगजैग रिवेटिंग है। इसके दोनों अलग अलग व्यूज हैं, टॉप व्यू और साइड व्यू। अब हम नेक्स्ट जॉइंट की बात करते हैं, जहां बात करते हैं बट जॉइंट की। तो बट जॉइंट किसे बोलते हैं, पहले ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट जॉइंट जहां हेड टू हेड अपन जोड़ेंगे, जैसे कि एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, इन दोनों की ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पे हेड टू हेड इनको जोड़ा गया है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक अलग से कवर प्लेट लगानी पड़ती है। ये एक्स्ट्रा प्लेट बढ़ जाती है जब हम बट जॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि इसको अपन डायरेक्टली रिवेटेड जॉइंट से जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कवर प्लेट लगानी पड़ेगी। तो अगर एक तरफ कवर प्लेट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट या सिंगल प्लेट बट जॉइंट। और अगर दोनों तरफ ये कवर प्लेट लगती है, नीचे की साइड भी लग जाए, तो उसको बोलते हैं डबल स्ट्रैप। अब ये कैसा जॉइंट है, अभी हमने पढ़ा था लैप जॉइंट में अगर एक रो होती है तो वहां उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल रिवेटेड। 2 रो होती है तो डबल रिवेटेड। तो यहाँ 2 रो दिखाई दे रही है आपको, तो इसको क्या डबल रिवेटेड बोलेंगे, नहीं, सिंगल रिवेटेड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम सेंटर लाइन से डिवाइड करें तो एक रो रिवेट की जो स्ट्रैप प्लेट है उसकी मेन प्लेट के साथ केवल एक ही रो जुड़ी हुई है, एक रो इधर, और इसी तरह इस तरफ की जो प्लेट है उससे भी केवल एक ही रो जुड़ी हुई है, क्योंकि ये हमारी मेन प्लेट है और यहां पे हम रिविट्स की रो गिनेंगे किसी एक साइड से। ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। तो अगर इसको देखेंगे तब भी हमको एक ही रो दिखाई देगी, इसको देखेंगे तो भी हमको सिंगल रो दिखाई देगी। तो यहाँ सिंगल रिवेटेड ही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल रिवेटेड। और एक स्ट्रैप है तो सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। अब यहाँ पे देखिए, एक प्लेट ऊपर है कवर प्लेट, एक कवर प्लेट नीचे है, और एक ही रो है दोनों साइड। तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल रिवेटेड क्योंकि एक रो है, और डबल स्ट्रैप क्योंकि दोनों तरफ है ऊपर नीचे कवर प्लेट। तो सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। ऐसे इसकी अगर हम बात करें तो ये बट ज्वाइंट है, दोनों तरफ कवर प्लेट है तो डबल स्ट्रैप हो गया, और एक और ये 2 रो हैं तो ये क्या हो जाएगा, डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हम अगर हमको ट्रिपल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट का डायग्राम बनाने को आएगा तो बड़े आसानी से हम बना सकते हैं। बस इधर एक रो और बढ़ानी है कवर प्लेट की। ये उसका दूसरा व्यू है, ये टॉप व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया। कैसा है देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, एक कवर प्लेट है ऊपर, 2 मेन प्लेट अलग हैं, एक ये है एक ये है, इनको हमने रिवेट से जोड़ रखा है। फिर कैसे हो जाएगा, एक कवर प्लेट है तो सिंगल स्ट्रैप, और एक ही रो है रिवेट की तो हो जाएगा सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट। इस तरह इधर इधर देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक कवर प्लेट ऊपर है एक कवर प्लेट नीचे है तो ये हो जाएगा डबल स्ट्रैप, और एक ही एक रो है दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल रिवेटेड। यानी सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट या डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। ये एक दूसरा डायग्राम है, इसमें आपको बाकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। टाइप्स ऑफ फेल्योर, कितने तरह के फेल्योर हो सकते हैं रिवेटेड जॉइंट्स में। तो पहला है shear फेल्योर ऑफ द रिवेट। तो अगर हम shear फेल्योर की बात करें तो ये दिखाई दे रहा है आपको, रिवेट का यहां से shear फेल्योर होगा, यानी इस प्लेट के साथ आधा पार्ट रिवेट का एक प्लेट के साथ मूव कर जाएगा, नीचे वाला दूसरे प्लेट के साथ मूव कर जाएगा, तो यहां से shearing होगी बेसिकली। दूसरा है टेंसाइल फेल्योर ऑफ द प्लेट बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिवेट्स। अब देखिए, ये जो प्लेट है
उसका कायदे से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए प्लेट है तो इस तरह का होना चाहिए, ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब होगा क्या कि मान लीजिए हमने दो रिवेट लगाया है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे दो होल कर दिया, तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। अब अगर नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो स्ट्रेस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका अगर टेंसाइल फेल्योर होगा तो इस जगह से होगा जहां पे ये हमने रिवेट डिजाइन की है। तो हमने यहाँ अगर पी लोड लगाया तो हो सकता है कि प्लेट यहाँ से टियर कर जाए, ये टेंसाइल फेल्योर हो जाए, अलग अलग हो जाए। तीसरा है क्रशिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। हमने इसको पुल किया इधर पी लोड से, तो रिवेट अपनी जगह रह गई और जो प्लेट है दोनों साइड से पुल कर रहे हैं तो इस तरफ खिंच जाए। खिंचेगी तो क्या होगा, जो रिवेट का शैंक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन शैंक बोलते हैं, इसको अपन शैंक बोलते हैं। तो रिवेट के शैंक से हो सकता है शैंक का स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो प्लेट के अंदर धंस जाए, तो कुछ इस तरह का शेप में आ जाएगा प्लेट, और यहाँ जो रिवेट होगी उसमें लूजनिंग हो जाएगी, लूज कर जाएगी रिवेट। तो इस तरह के फेल्योर को अपन बोलते हैं क्रशिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। फिर चौथा है शियर फेल्योर ऑफ द प्लेट इन द मार्जिन। या फिर हो सकता है क्रशिंग ना होके जब ऐसा पुलिंग हो रहा हो तो यहाँ से प्लेट पूरी शियर ही कर जाए, उसका एक पार्ट निकल के बाहर हो जाए, तो वो शियर फेल्योर हो गया। और लास्ट है टीयरिंग फेल्योर। मान लीजिए किनारे से ऐसा हो जाए, यहाँ कोई क्रैक हो या ना भी हो, कमजोर रहा हो तो उसके कारण, या फिर मार्जिन हमने कम दे रखा हो, तो जैसे ही हम इधर पुल पी लगाएं तो यहाँ से क्या हो जाए, ये टीयर कर जाए बीच से। तो इतने तरह के फेल्योर नॉर्मल हैं, जिसमें से तीन तरह के फेल्योर मेंस हैं जिनको हम स्टडी करें। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ इक्वेशन की। स्ट्रेंथ इक्वेशन हर तरह के फेल्योर में कैसे लिखी जाती है। पहले हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का ब्रॉडर डेफिनेशन आपको पता है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेंथ का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। यहाँ अगर जॉइंट की स्ट्रेंथ की बात करें तो बिना फेल्योर के वो जितना फोर्स सस्टेन कर सकता है वो जॉइंट का स्ट्रेंथ कहलाएगा। अब अगर जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा आपने लोड लगा दिया तो इट इज बट ऑब्वियस कि फेल्योर होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि तीन तरह का फेल्योर का ही एनालिसिस अपन करते हैं यहाँ पे। उसमें पहला है शियर फेल्योर ऑफ द रिवेट, दूसरा है टेंसाइल फेल्योर ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट्स, और तीसरा है क्रशिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। तो पहले की बात करते हैं अपन शियर फेल्योर ऑफ द रिवेट। मान लीजिए ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है, एक रिवेट लगी हुई है, और इसमें हम शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन लिखना चाहेंगे। तो यहां से शेयर करेगा, ये आपको पता है इस जगह से। तो शेयर स्ट्रेंथ मतलब शेयर स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ मतलब फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये एरिया की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4d², और इनटू जो शेयर स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे टाउ। तो हमारा जो स्ट्रेंथ आएगा वो आएगा पीएस, या शेयर स्ट्रेंथ इसको अपन बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, एरिया दैट इज पाई बाई 4 इंटू d² इंटू स्ट्रेस इज टाउ, तो पाई बाई 4d² इंटू टाउ, वेर पीएस शेयर रेजिस्टेंस और शेयर स्ट्रेंथ जो भी आप कहें उसको, ऑफ द रिवेट पर पिच लेंथ। पर पिच लेंथ क्या होता है, मान लीजिए यहां से यहां तक दो रिवेट्स हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस पिच होती है, आपको पता है। तो हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो पर पिच लेंथ ही लिखते हैं। इस लेंथ में केवल एक ही रिवेट आएगी, आधा इस रिवेट का पार्ट, आधा इस रिवेट का पार्ट। तो इससे हमको कैलकुलेशन में आसानी होगी, तो इसलिए जो हम स्ट्रेंथ लिखते हैं वो पर पिच लेंथ लिखते हैं। अब ये तो हुआ कब, जबकि सिंगल रिवेटेड था। अब अगर डबल रिवेटेड होगा तो इसमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो एरिया आएंगे, एक यहाँ पे आएगा, एक जहाँ पे दूसरी रिवेट लगेगी वहां पे आएगा। तो ऐसा मान लीजिए इन केस ऑफ डबल रिवेटेड और ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट हो तो यहाँ पे हम n का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। n इज इक्वल टू 2 फॉर डबल रिवेटेड, n इज इक्वल टू 3 फॉर ट्रिपल रिवेटेड।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सिंगल शियर की। अब अगर हम डबल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट की बात करें तो वहां दो दो जगह से शियरिंग होगी। इस प्लेट में अगर हम पी पुल लगाते हैं या पी लोड लगाते हैं इस साइड से और या फिर इस साइड से, जो फेल्योर होगा वो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा शियर होके प्लेट के साथ मूव कर जाएगा। तो कहां से शियरिंग होगी, एक ऊपर और एक नीचे, यानी दो जगह से शियरिंग होगी। तो जब डबल शियर का केस आएगा तो दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 2 × π/4d² इंटू टाउ इंटू एन। एन आपको पहले से पता है, n इज इक्वल टू 1 फॉर सिंगल रिवेटेड, 2 फॉर डबल रिवेटेड, 3 फॉर ट्रिपल रिवेटेड। अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। टेंसाइल स्ट्रेंथ है मतलब कि हम इधर लोड लगा रहे हैं पीटी, तो उसका कुछ टेंसाइल स्ट्रेस होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया वो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया हमको लेना है पर पिच लेंथ, पहले ही बताया मैंने आपको, तो यहां से यहां तक की ही डिस्टेंस होगी सेंटर टू सेंटर। तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो अगर एरिया की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन ही खाली बचता है, ये इतना ही। तो एरिया क्या हो जाएगा, P माइनस d/2 नीचे से और d/2 ऊपर से, तो P-D और इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो वो हो जाएगा एरिया। P-D इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट इंटू सिग्मा टी इज द टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आएगी निकल के वो क्या आएगी, P-D इंटू टी इंटू सिग्मा टी, स्ट्रेस इंटू एरिया। ये पर पिच लेंथ निकाल रहे हैं अपन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ बता चुका हूं कि क्रशिंग फेल्योर कैसे होता है। तो क्रशिंग फेल्योर की अगर अपन बात करेंगे तो क्रशिंग फेल्योर में आपको पता है कि जो शैंक होता है वो प्लेट के अंदर धंस जाता है, तो उतना ही पोर्शन का एरिया अपन कंसीडर करेंगे, वो भी प्रोजेक्टेड एरिया। तो क्या हो जाएगा, डी इंटू टी, तो डी इंटू टी इज द एरिया इंटू सिग्मा सी इज द स्ट्रेस इंटू एन, एन इज द नंबर कि सिंगल रिवेटेड है, डबल रिवेटेड है, ट्रिपल रिवेटेड है। तो अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी इंटू एन। तो ये तीन तरह का फेल्योर है, उसी के करस्पॉन्डिंग हमने स्ट्रेंथ की इक्वेशन लिखी है। अब जो नेक्स्ट है वो है इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ द ज्वाइंट। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है कि इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू आएगी फेल्योर वही होगा अपॉन जो नेट स्ट्रेंथ है प्लेट, जब हमने इसमें रिवेट होल नहीं किया होगा। यानी एक कंडीशन ऐसी होगी, जब हमको प्लेट में रिवेटिंग करनी है तो हमने क्या किया होगा, ड्रिलिंग की होगी, तब उसमें हम रिवेट इंसर्ट कर पाएंगे। तो अगर हमने ड्रिलिंग नहीं की होती उस केस में क्या होता, पूरा का पूरा एरिया होता। यानी उस समय अगर हम प्लेट की स्ट्रेंथ की, सॉलिड प्लेट की इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी इंटू सिग्मा टी, P इज द पिच इंटू टी इज द थिकनेस इंटू सिग्मा टी इज द टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ है। अब हमने उसमें होल कर दिया है तो वो कमजोर हो गई होगी, रिवेट्स लगा दिए है, तो उसमें जो इन तीनों फेल्योर में से मिनिमम वैल्यू होगी अपॉन जो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ होगी, उसका रेशियो कहलाता है इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट। तो इफिशियंसी निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, लोवेस्ट ऑफ पीएस और पीटी और पीसी अपॉन पी। अब अपन एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। Two flat plates subjected to tensile force P are connected together by means of double strap butt joint as shown.
डबल स्ट्रैप बट जॉइंट मतलब डबल कवर प्लेट, एंड इट इज अ बट जॉइंट एज शोन। ये डायग्राम दिया हुआ है, इधर फोर्स पी लग रहा है, इधर फोर्स पी लग रहा है। ये एक कवर प्लेट आपको इधर दिख रही है, नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे तो एक कवर प्लेट ये है, दूसरी कवर प्लेट नीचे है, थिकनेस दिया हुआ है T/2 दोनों का, और एक ये मेन प्लेट हो गई और दूसरी ये मेन प्लेट हो गई। तो इट इज अ डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। द फोर्स P इज 250 किलो न्यूटन, फोर्स P की वैल्यू दी गई है, एंड द विड्थ ऑफ प्लेट W इज 200 mm। ये विड्थ है यहां से यहां, तो ये W की वैल्यू दी गई है 200 मिलीमीटर। द रिविट्स एंड प्लेट्स आर मेड अप ऑफ सेम स्टील, यानी रिविट और प्लेट का दोनों का मटेरियल सेम है, एंड द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन, कंप्रेशन एंड shear यानी सिग्मा टी, सिग्मा सी और टाउ तीनों की वैल्यू दे रखी है 70, 100 एंड 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है हमको? डायमीटर निकालना है रिविट्स का, थिकनेस निकालना है प्लेट्स का, डायमेंशन ऑफ द सीम, सीम का डायमेंशन यानी कि पिच निकालना है, बैक पिच निकालना है, मॉड्यूल निकालना है, सॉरी मार्जिन निकालना है, और इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट निकालनी है। चलिए जो जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं और न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करते हैं। डेटा हमारे पास P था, लोड, विड्थ थी सिग्मा टी, टाउ और सिग्मा सी, और हमको डायमीटर निकालना है। तो हम शेयर फेल्योर की बात करते हैं तो PS बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डबल स्ट्रैप है तो डबल शेयर होगा, तो 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एन। अब क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, केवल 5 ही रिविट रखी हुई है, तो एन की वैल्यू हम डायरेक्ट 5 ले लेते हैं। तो 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 16 इंटू 5, यहाँ से अगर हम डाया कैलकुलेट करेंगे, पी की वैल्यू हमने पहले ही पता है 250 किलो न्यूटन, तो यहाँ से डायमीटर आएगा 23.03, उसको हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया 25 मिलीमीटर। अब हम थिकनेस निकालना है हमको, तो थिकनेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे W माइनस 2D इंटू टी इंटू सिग्मा सी, दैट शुड बी इक्वल टू P। व्हाट इज W माइनस 2D? क्योंकि हमारे पास दो सेक्शन हैं, अगर हम देखें तो एक सेक्शन है, दो रोज हैं अलग अलग, एक जगह 3 रिविट है और एक जगह 2 रिविट है। तो इसको हमने YY लिखा है और इसको XX लिखा है। ये है सेक्शन X और दूसरा सेक्शन है Y। तो अगर हम यहां से इसका क्रॉस सेक्शन लिखते हैं तो इसके लिए हो जाएगा W माइनस 2D और इसके लिए हो जाएगा W माइनस 3D। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो ये वाला सेक्शन ज्यादा कमजोर होना चाहिए टेंसाइल फेल्योर में, लेकिन हमने क्या किया है, इस सेक्शन के लिए स्ट्रेंथ की वैल्यू लिखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फेल्योर स्टार्ट होगा वो इस सेक्शन से ही स्टार्ट होगा। रीजन है कि जब हम इस प्लेट को खींचेंगे तो सबसे पहला जो लोडिंग होगा वो वाई वाई सेक्शन पे होगा। यहां से फेल्योर होने के बाद, चाहे वो शियर फेल्योर हो चाहे क्रशिंग फेल्योर हो, उसके बाद ही जो स्ट्रेस है वो इस पे ट्रांसफर होगा। तो अगर हम फेल्योर होगा तो पहले इसी सेक्शन में होगा, इसलिए हमने क्या किया है, W माइनस 2D लिखा है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ। तो W माइनस 2D इंटू टी इंटू सिग्मा सी। यहाँ हमको W भी पता है, डायमीटर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, थिकनेस निकालनी है, थिकनेस की वैल्यू है 23.81, उसको हमने 25 मिलीमीटर के बराबर मान लिया है। फिर अपन बात करते हैं पिच की, तो पिच क्या हो जाएगी, पिच फिलहाल के लिए तो अपन विड्थ अपॉन एन, अगर एक रो की अगर हम बात करें, ये 3 वाले रो की, तो टोटल विड्थ अपॉन इसमें 1, 2 एंड 3 रिविट्स आर देयर,
तो W/3 कर देते हैं तो आएगा 66.67 mm, उसको अप्रोक्सीमेटली हमने 66 mm मान लिया है। फिर आगे हमको मार्जिन लिखना है, तो मार्जिन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है 1.5D। बैक पिच लिखना है तो क्योंकि जिग जैक रिवेटिंग है तो 0.6 टाइम्स ऑफ P हो जाएगा, तो वो निकल के आएगा 40 मिलीमीटर। फिर इफिशियंसी निकालना है हमको, तो इफिशियंसी के लिए आपको पता है कि PS, PT, PC तीनों चीज निकालनी है। PS का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एन। सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये निकल के आएगी वैल्यू। ऐसे ही PT में सारी वैल्यूज रखेंगे तो इतना निकल के आएगा, और PC में सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये निकल के आएगा। इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम एफिशिएंसी के फॉर्मूले के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है PT की है। फिर हम निकालेंगे सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, दैट इज W इंटू टी इंटू सिग्मा टी, वो निकल के आएगी 350,000 न्यूटन। डिवाइड करेंगे PT अपॉन P, तो एफिशिएंसी निकल के आएगी 0.75, दैट इज 75%। सिंपल प्रॉब्लम थी। अब आगे देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए कई सारी रोज हैं, उसमें बहुत सारे रिवेट्स हैं, तो हम फिर पर पिच लेंथ के हिसाब से डिजाइन करते हैं रिवेटेड जॉइंट। क्योंकि यहाँ केवल 5 ही रिवेट्स लगी हुई थी, तो हमने डायरेक्टली नंबर ऑफ रिवेट्स को कंसीडर करके फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल लिया। अब मान लीजिए हमारे पास 3 या 4 रो हैं या 5 रो हैं और उसमें नंबर ऑफ रिवेट्स 10, 15, 20, 25 हैं, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए अपन फिर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन के जो स्टेप्स हैं वैसे हैं कि पहला स्टेप है हमको डायमीटर निकालना होता है। डायमीटर निकालने के लिए अगर हमको थिकनेस पता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको अनविन्स फॉर्मूला बोलते हैं, D इज इक्वल टू 6√T। इससे हम डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ द होल, जो ड्रिल्ड होल होगा जिसमें हमको रिवेट सेट करना है। डायमीटर ऑफ द होल इज 6√T। व्हेन, ये कब होगा, जब T इज ग्रेटर देन 8 मिलीमीटर, यानी थिकनेस ऑफ द प्लेट इज ग्रेटर देन 8 मिलीमीटर, तब हम इसको लगाएंगे इस फॉर्मूले को। अगर 8 मिलीमीटर से कम हुई थिकनेस तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ और जो शियर स्ट्रेंथ, ये दोनों स्ट्रेंथ को अपन इक्वल कर देते हैं और फिर उससे जो है निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए डबल रिवेटेड जिगजैग जॉइंट है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी, ये क्रशिंग स्ट्रेंथ है, और 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ, ये क्या है, शियर स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से 2 कट जाएगा दोनों तरफ, एक डायमीटर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, T इंटू सिग्मा सी दैट इज इक्वल टू π/4 इंटू डी इंटू टाउ। टाउ हमको दिया गया होगा, डायमीटर हमको निकालना है, सिग्मा सी दिया गया होगा, थिकनेस हमको पता है तभी हम निकाल रहे हैं, थिकनेस इज लेस देन 8। तो अगर 8 mm से ज्यादा है तो हम D इज इक्वल टू 6√T अनविन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे कम है तो फिर अपन दूसरे मेथड को यूज करेंगे। नॉर्मली जो थिकनेस होती है वो 8 mm से ज्यादा ही आती है, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इससे अपन ज्यादातर केसेस में डायमीटर निकालेंगे। दूसरा स्टेप है हमको पिच निकालना है। तो पिच के लिए बिल्कुल सिंपल है टेक्निक, कि जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है उसको इक्वेट करेंगे शियरिंग स्ट्रेंथ के बराबर। जिस तरह का ज्वाइंट होगा उसके हिसाब से अपन फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे हमको डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट दिया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है तो सिग्मा टी इंटू पी माइनस डी इंटू टी पर पिच लेंथ फॉर्मूला हमने लिखा है, दैट इज इक्वल टू टाउ, डबल रिवेटेड है तो 2 टाइम्स हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये इससे हम पिच निकाल सकते हैं। क्यों, डायमीटर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, सिग्मा एन सिग्मा टी और टाउ की वैल्यू दिया गया होगा। तो P, हाँ दूसरा चीज है कि P शुड बी, यानी पिच शुड बी ग्रेटर देन 2D। अगर हमको याद हो, रिवेट हेड्स हमने डिफरेंट टाइप के देखे हैं, तो उसमें जो हेड का डायमेंशन है वो किसी में 1.6 टाइम्स ऑफ डायमीटर है, किसी में 1.7 टाइम्स ऑफ डायमीटर है। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर का डिस्टेंस पिच के लिए होना चाहिए, नहीं तो एकोमोडेट नहीं हो पाएगा जो रिवेट है। रिवेट हेड फिर क्लैश करने लग जाएंगे एक दूसरे से।
फिर स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है मार्जिन। मार्जिन का फॉर्मूला आपको पता है पहले से ही, एम इज इक्वल टू 1.5d। और लास्ट में हमको बैक पिच अगर निकालना हो तो बैक पिच के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.33 टाइम्स p प्लस 0.67 टाइम्स d। मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अ डबल रिवेटेड लैप जॉइंट with zigzag riveting is to be designed for 13 mm thick plates. Assume sigma t, tau and sigma c इनकी वैल्यूज दी गई है। State how the joint will fail and find the efficiency of the joint। क्या क्या चीजें हमको पता करनी है, क्या क्या चीजें दी गई हैं। पहले तो हमको एक डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है? एक डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट अगर हमको डिजाइन करना है तो डबल रिवेटेड हो गया, यानी कि 2 रो होंगी। ठीक है, लैप जॉइंट है, जिग जैक रिवेटिंग है। तो हमको कौन कौन से डायमेंशन चाहिए? एक तो पहले डायमीटर चाहिए होल का। ठीक, होल का डायमीटर के बाद पिच चाहिए कि कितनी डिस्टेंस में हम सारी रिवेट सेट करेंगे। और फिर उसके बाद बैक पिच चाहिए कि जो रो बनानी है वो कितने डिस्टेंस पे बनाएंगे। तो ये चीजें हमको निकालनी है, डेटा दिया गया है। और फिर उसके बाद हमको ये भी बताना है कि ज्वाइंट किस तरह के फेल्योर से फेल होगा और उसकी इफिशियंसी निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। डायमीटर निकालने के लिए, क्योंकि थिकनेस की वैल्यू 8 मिलीमीटर से ज्यादा है, तो डायरेक्ट अनविंस फॉर्मूला यूज करेंगे 6√t। उससे निकल के आया 21.6 मिलीमीटर। अब हमारे पास जो डेटा बुक होंगी उसमें इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड साइज ऑफ रिविट होल दिया गया है। तो वहां से देखेंगे कि 21.6 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कितनी है। तो वहां हमने देखा वो है 23 मिलीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द रिविट होल हो गया 23 मिलीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग जो रिविट का डायमीटर है वो 22 मिलीमीटर है। उसे करस्पॉन्डिंग जो रिविट का डायमीटर है वो 22 मिलीमीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो रिविट्स हैं वो डायरेक्टली आपको मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, तो वो स्टैंडर्ड डायमीटर की होंगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको डायमीटर, होल का डायमीटर रखना है, तभी वो रिविट जो है उसमें एडजस्ट हो पाएंगे। तो डायमीटर निकल के आ गया 23 मिलीमीटर। सिंपल है। पिच निकालना है, तो पिच के लिए मैंने बताया आपको टीयरिंग रेजिस्टेंस और शियरिंग रेजिस्टेंस, यानी टीयरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ दोनों, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ को इक्वेट करेंगे। तो P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, दैट शुड बी इक्वल टू, डबल है तो 2 टाइम्स हो जाएगा पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ। तो P माइनस 23 इंटू 13 इंटू 80 इज इक्वल टू, वैल्यूज सारी पुट करेंगे तो P की वैल्यू, पिच की वैल्यू आएगी 71 मिलीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर के बराबर होनी चाहिए। चेक किया हमने, 46 मिलीमीटर आया। तो यानी कि मिनिमम से ज्यादा है तो ये पिच सही होगी। फिर एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी फॉर्मूला है, ये इंपिरिकल रिलेशन है। P max is equals to C into T plus 41.28 मिलीमीटर। What is C? It is a constant। ये constant हमको टेबल से मिलेगा, वो टेबल हमको डेटा बुक में दिया हुआ है। यहाँ मैंने टेबल लगा दी है। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज ऑफ C है, लैप जॉइंट के लिए है, सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट के लिए है, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट के लिए है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमको क्या चाहिए? डबल रिवेटेड। डबल रिवेटेड मतलब N की वैल्यू 2 और इसके लिए C की वैल्यू है तो कितनी है? 2.62। C is 2.62 इंटू थिकनेस की वैल्यू हमको पहले से पता है 13 mm प्लस 41.28। तो वैल्यू टोटल निकल के आएगी 75.28। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी पिच की। हमने पिच निकाला है 71 मिलीमीटर। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, इसलिए पिच हमारी सही है। इसलिए पिच की वैल्यू हो जाएगी 71 मिलीमीटर, जो कि करेक्ट है। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आती है तो मैक्सिमम वैल्यू को ही हम पिच मानेंगे, मिनिमम वैल्यू से कम आती है तो मिनिमम वैल्यू को ही हम पिच मानेंगे। नेक्स्ट स्टेप है बैक पिच। बैक पिच के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.33p प्लस 0.67d। वैल्यूज रखेंगे, आएगा 38.8, मान लीजिए 40 मिलीमीटर। फिर मार्जिन निकालना है, तो मार्जिन हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। वैल्यू रखेंगे 34.5 आया तो उसको हम मान लेते हैं 35 मिलीमीटर। अब हम बात करते हैं फेल्योर, कैसे फेल करेगा। तो हमको तीनों
स्ट्रेंथ का इक्वेशन लिखना है और तीनों स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल के लिए हमने फॉर्मूला लिखा तो वैल्यूज रखी, तो वैल्यू आई 49,920। शियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिख के वैल्यूज रखी तो आई 49,864 न्यूटन। क्रशिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज रखी तो आई 71,760। अब चेक करेंगे कि तीनों में से मिनिमम कौन सी है, तो मिनिमम है शियरिंग स्ट्रेंथ पीएस। तो जो मिनिमम वैल्यू है वही पहले अचीव, मान लीजिए हमने लोड लगाना शुरू किया, पहले 10 न्यूटन का लगाया, फिर 20 न्यूटन का, फिर ऐसे कर करके 50,000 न्यूटन का लगाया, 49,000 का लगाया, फिर 49,000 से बढ़ाना शुरू किया, तो पहले यही वैल्यू आएगी। यही जैसे ही 49,864 पे पहुंचेगा और इससे ज्यादा वैल्यू होगी तो वो शेयर कर जाएगा, यानी फेल्योर कौन सा होगा, शेयर फेल्योर। बाकी ये दोनों सेफ रहेंगे। तो फेल्योर होगा ज्वाइंट का शेयरिंग के कारण। अब हमको इफिशियंसी निकालने के लिए सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ भी निकालनी होती है, दैट इज पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। फॉर्मूला पहले ही आपको पता है, सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो 73,840 आया। आपको पता है इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोवेस्ट ऑफ 3, तो पी एस इज लोवेस्ट, पी एस अपॉन पी करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.675, दैट इज 67.5%। दिस इज व्हाट द इफिशियंसी ऑफ द ज्वाइंट इज। तो ये न्यूमेरिकल भी सिंपल है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप ट्राई करिए अपने आप से। कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड एट द एंड हम बात करते हैं कॉकिंग एंड फुलरिंग की। ये दोनों प्रोसेस क्या हैं? तो पहले प्रोसेस में एक्चुअली ये दोनों प्रोसेस हम यूज करते हैं लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए। जो हमने ज्वाइंट बनाया है उसको लीक प्रूफ करने के लिए ये दोनों प्रोसेस यूज करते हैं। तो पहले प्रोसेस की बात करते हैं। ये कॉकिंग टूल है। हम क्या करेंगे, ये टूल यहां पे रख के पीछे से इसमें हैमरिंग करेंगे, यहां से हैमरिंग करेंगे। तो हैमरिंग बाय हैंड भी कर सकते हैं या फिर हाइड्रोलिक हैमर्स होगा, जो भी है। तो इसमें अपन हैमरिंग करेंगे तो उससे होगा क्या कि यहां का जो ये प्लेट है, यहां जो ज्वाइंट है, तो उसके बीच में अगर कुछ गैप होगा या फिर कुछ क्रैक होगा या फिर कोई ओपनिंग होगी, तो वो जैसे ही इस पे अब अपन हैमरिंग करेंगे ऊपर वाली प्लेट में, तो उसके कारण वो जो है कवर अप हो जाएगी, भर जाएगी। और यही प्रोसेस हम रिवेट के हेड्स पर भी करते हैं, जिससे यहां एयर टाइट रहे, इस जगह ये पूरा पोर्शन एयर टाइट रहे या फ्लूइड टाइट रहे, लीक प्रूफ रहे। तो लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं कॉकिंग। सावधानी रखते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कर देंगे या फिर फोर्स ज्यादा लगा दिया तो पता लगा जो क्रैक था वो और बढ़ गया, तो आप लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने जा रहे थे तो उसमें लीकेज और बढ़ जाएगा। तो बड़ी सावधानी से करना होता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है फुल रिंग। अंतर क्या होता है कि टूल का शेप में अंतर होता है। जो फुल रिंग टूल है उसका विड्थ ज्यादा है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो उसका विड्थ जो होता है वो प्लेट की विड्थ के बराबर होता है। तो इससे जब अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे पीछे से, यानी इसमें जब हैमरिंग करेंगे तो प्रेशर पूरा का पूरा प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बस इतना अंतर है दोनों प्रोसेस में। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछ सकते हैं। ये आपका रिवेटेड ज्वाइंट का सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेशन में अपन वेल्डेड ज्वाइंट करेंगे। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में या फिर आपके पुराने पेपर्स अगर आपके पास हो तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए। नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में या फिर अलग से आप पूछ सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। कोई मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मी। थैंक यू।